करते हैं। वे जितना ज्यादा जीते हैं उनका लेवल उतना ही ज्यादा होता है। मेडुसाज हेड सेकंड फ्लोर की बॉस कम से कम 500 सालों से जिंदा है। उसमें हिलने डुलने की कोई एबिलिटी नहीं है, फिर भी वह एक फिक्स्ड स्थिर तोप की तरह अपनी जगह पर डटी हुई है। उस कॉरिडोर को गार्ड कर रही है जो सेकंड फ्लोर को थर्ड फ्लोर से जोड़ता है। कोई भी इंसान जो सेकंड फ्लोर को जीतने की कोशिश कर रहा हो और कोई भी बीस्ट जो हायर लेवल्स की तरफ बढ़ना चाहता हो, उसे उस कॉरिडोर से गुजरना ही होगा। इसलिए जब तक वह इस पोजीशन पर है, शिकार की एक कभी न खत्म होने वाली लाइन खुद ही उसके पास आती रहती है। उन इंसानों को एक के बाद एक बिना किसी डर के मेडुसाज हेड पर हमला करते हुए देखना और फिर एक एक करके बहुत बुरी मौत मरते हुए देखना। नंबर्स के हिसाब से शुरू में ये कम से कम 200 लोगों की एक रेडिंग पार्टी हमला करने वाला ग्रुप रही होगी और अब मुश्किल से 1 दर्जन लोग ही जिंदा बचे हैं। इंसान कितने बेवकूफ होते हैं माओ, उन्हें पता है कि वे जीत नहीं सकते, फिर भी वे यहाँ मरने के लिए आ जाते हैं। कैटल उन्हें ऐसे देख रही है जैसे कोई कॉमेडी शो एंजॉय कर रही हो। मैं अपने एक्सप्रेशंस एकदम ब्लैंक खाली रखता हूँ। उनकी जान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं बस ये चाहता हूँ कि वे और जोर लगाएं ताकि मेडुसाज हेड की ज्यादा से ज्यादा हेल्थ कम कर सके। उसके स्टैट्स सच में डरावने हैं। उसका पूरी ताकत के साथ सामना करना सुसाइड आत्महत्या करने जैसा होगा। इंसानों की वेव टैक्टिक्स लहरों की तरह हमला करने की तकनीकें फेल हो गई हैं, लेकिन मेडुसाज हेड को सच में काफी डैमेज हुआ है। आने वाले काफी लंबे टाइम तक वो फिर से इतनी कमजोर नहीं होगी और मेरा यहाँ मौजूद हर एक इंसान को मरने देने का कोई इरादा नहीं। जो लोग जिंदा बचे हैं वे अभी भी मेरे काम आ सकते हैं। अब तक सिर्फ 9 इंसान बचे हैं। मैं सोचने के लिए हर एक सेकंड का यूज करता हूँ। हर पॉसिबल स्ट्रेटेजी, संभव रणनीति को पूरी स्पीड से अपने दिमाग में दोहराता हूँ। मेडुसाज हेड का परसेप्शन महसूस करने का स्टैट 8000 है। सरप्राइज अटैक का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन सीधे सीधे सामना करना, यहाँ तक कि उसकी अभी की कमजोर हालत में भी जीतने का कोई चांस नहीं देता। आखिर में मैं अपने सारे अनलॉक पॉइंट्स कॉमेट स्ट्राइक में डालने का फैसला करता हूँ और फिर उसकी हेल्थ बार को चीरने के लिए अपना सबसे भयानक वार करूंगा। उसके बाद मैं उसे एक लंबी और थका देने वाली लड़ाई में हराऊंगा। बस यही जीतने का इकलौता रास्ता है। मैं अपना हर एक अवेलेबल अनलॉक पॉइंट लगा देता हूँ। यह आर या पार की लड़ाई है, उस युवा नाइट के साथ मेरी लड़ाई। और उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा है उससे मुझे पता है कि ये इंसान मौत के डर के बिना लड़ते हैं। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वे एक आखिरी सुसाइडल चार्ज, आत्मघाती हमला करेंगे। जैसे ही मैं सोचना खत्म करता हूँ, जिंदा बचे 9 इंसान एक दूसरे को खींचकर अपने पैरों पर खड़ा करते हैं और एक साथ दहाड़ते हैं। लाल रोशनी की 9 लकीरें उस खाली गुफा में भर जाती है और अंधेरे को चकाचौंध कर देने वाली दोपहर में बदल देती है। मुझे दिख गया है, मेरा टाइम आ गया है। मैं कैटगल के साथ एक नजर मिलाता हूँ, फिर आगे की तरफ छलांग लगाता हूँ। परछाइयों में छिपते हुए मैं धीरे धीरे मेडुसाज हेड की डिटेक्शन रेंज पकड़ में आने की सीमा के एकदम किनारे तक पहुंच जाता हूँ। बैटलफील्ड पर इंसान एक के बाद एक गिरते जा रहे और अब सिर्फ 3 बचे हैं, जिनमें से एक अपने शरीर से दूसरों को बचा रहा है। आखिरी 2 इंसान फाइनली मेडुसाज हेड तक पहुंच जाते हैं, हवा में छलांग लगाते हैं और एक भाला और एक ब्लेड सीधे उसके निचले जबड़े में घोंप देते हैं। मेडुसाज हेड एक पागलों जैसी चीख निकालती है क्योंकि उसका फिजिकल डिफेंस 0 हो चुका है। 2 कमजोर इंसानों का वो हमला एक ही वार में उसकी 1000 से ज्यादा हेल्थ खत्म कर देता है। ठीक उसी पल कैटगल अपने बीस्ट फॉर्म में उस मौके का फायदा उठाती है और रोशनी की एक सिल्वर लकीर की तरह मेडुसाज हेड की तरफ तेजी से बढ़ती है। लेकिन मेडुसाज हेड के 8000 से भी ज्यादा परसेप्शन के सामने वो अभी भी बहुत स्लो है। लगभग आधे सांपों के सिर एक पल में उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वो आ रही है। तो हमेशा पीछे रहने वाली ये बीस्ट सोचती है कि वह झपट्टा मारकर इनाम चुरा लेगी। परफेक्ट, मैं काफी टाइम से तुम्हें खाना चाहती थी। उस पल मेडुसाज हेड यही सोच रही थी, लेकिन जिस चीज की उसे उम्मीद नहीं थी वो इंसानों और कैटगल के अलावा एक तीसरी प्रेजेंस मौजूदगी थी। वीक पॉइंट ब्रेक एक्टिवेट होने के साथ मेडुसाज हेड की पूरी बॉडी पर कई चमकते हुए लाल स्पॉट्स दिखाई देने लगे। वे उसके फिजिकल वीक पॉइंट्स, उनमें से किसी पर भी एक डायरेक्ट हिट का मतलब है मैक्सिमम डैमेज। मैं काफी टाइम से चार्ज कर रहा हूँ। मैं फोकस करता हूँ, एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और जमीन फट पड़ती है। मेरे चारों तरफ चट्टान के टुकड़े आसमान की तरफ उड़ते हैं। मेरी पूरी बॉडी एक तोप के गोले में बदल जाती है। मेरे रास्ते में आने वाले पत्थर के हर एक खंबे को पिघलाकर मैग्मा की नदियों में बदल देती है। लेवल 5 पर कॉमेट स्ट्राइक सारे एट्रीब्यूट्स, खूबियों को उनकी वैल्यू के 4 गुना स्किल पावर में बदल देती है। एक फुल चार्ज कॉमेट स्ट्राइक सोच से भी परे पावर छोड़ती है। वह झुलसा देने वाली गर्मी और कुचल देने वाली ताकत उन सांपों को उसी जगह पलक झपकते ही चकनाचूर कर देती है। एक भयानक धमाका होता है और मेडुसाज हेड एक अजीब सी चीख निकालती है जो एक साथ चिल्लाती हुई 1000 आवाजों जैसी लगती है। वह वार उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक गड्ढा कर देता है और वह विशाल शरीर जो 400 सालों में एक कदम भी नहीं हिला था, हवा में 100 मीटर से ज्यादा दूर उड़कर एक चट्टान की दीवार में गहराई तक जा घुसता है। मेरे पास हील करने का कोई टाइम नहीं है। मैं दूर धूल के बादलों में मुश्किल से दिखाई दे रही मेडुसाज हेड पर अपनी नजरें गड़ा देता हूँ और जब मैं पैनल पर लाल 0 हेल्थ देखता हूँ तभी मैं फाइनली राहत की सांस लेता हूँ। जिंदा बचे हुए दोनों इंसान अविश्वास से घूरते हुए सुन्न खड़े हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अभी अभी एक बीस्ट में उनकी जान बचाई है। हमने कर दिखाया, सेकंड फ्लोर की बॉस मर चुकी है। सही कहा कैंग, ऐसा लग रहा है कि 2 बीस्ट ने एक दूसरे को चीर कर रख दी और हम जिंदा बच निकले। चौड़े जबड़े वाला वो उम्रदराज नाइट अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा। तो अब हम क्या करें? जैंग जो छोटा नाइट है पूछता है। लू नाम का नाइट जोर से निकलता है और उसकी आंखों की वह खुशी धीरे धीरे खून की प्यास में बदल जाती है। चाहे जो हो जाए, एक बीस्ट ही होता है। ये ड्रैगन टाइप का बीस्ट छोटा है, लेकिन मैं उसके कोर से निकल रहे प्रेशर को महसूस कर सकता हूँ। अगर इसे
बढ़ने दिया गया तो यह पूरी इंसानियत के लिए एक खतरा बन जाएगा। ये कहते हुए लुओ जमीन से एक टूटी हुई तलवार उठाता है और लंगड़ाते हुए उस कमजोर कैंडल ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। हम कभी इस नर्क से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन मेडुसाज हेड और इस ड्रैगन दोनों को मारना यह उन लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा जो हमारे बाद आएंगे। जैंग एक पल के लिए हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वही जमीन से एक हथियार उठा लेता है। मैं उनकी हर एक बात सुनता हूँ। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन इंसानों पर इस कहावत से बेहतर और कुछ सूट नहीं करता, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह हमेशा से मेरे प्लान का हिस्सा था। कॉमेट स्ट्राइक ने मेरे स्टेमिना की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली थी। इस हालत में रिकॉर्ड ठीक होने का सबसे फास्ट तरीका लेवल अप होना है। इंसान कमजोर होते हैं लेकिन एक्सपीरियंस पॉइंट से भरे होते हैं। वैसे भी मैं रिकवर होने के लिए उन्हें मारने ही वाला था। अगर उन्होंने थैंक्स बोला होता तो मेरी इंसानियत की वजह से शायद मैं ऑकवर्ड अजीब फील करता। उनका ये धोखा मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे ही वे दोनों नाइट्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और मैं काउंटर जवाबी हमला करने के लिए तैयार हूँ। जिस चट्टान की दीवार में मेडुसाज हेड अभी कुछ पलों पहले टकराई थी, वहाँ से एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। वो बाहर की तरफ फटती है और एक बहुत बड़ा सांप लुओ को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। मैं उस सांप को तुरंत पहचान लेता हूँ। ये मेडुसाज हेड के सांप वाले बालों में से एक है और उसी पल मुझे सब समझ आ जाता है। इसीलिए मेडुसाज हेड को मारने के बाद भी मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बिल्कुल ऊपर नहीं गए। हर तरफ से सांपों की फूफकार करीब आने लगती है। इस डंजन में मैंने जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बनाए हैं वे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। एक ड्रैगन का पंजा सीधे सीने के आर पार हो जाता है। लेवल अप पूरा हुआ। मेरी हालत एक ही पल में वापस एकदम पीक पर आ जाती है। ये क्या हो रहा है? म्याऊं, क्या मेडुसाज हेड पहले ही नहीं मर गई थी? ये सांप अभी भी जिंदा कैसे है? मेरे सिर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। मुझे अभी अभी कुछ समझ आया है। हमारे साथ खेल खेला गया है। वो इंसानी सिर का आकार सिर्फ एक धोखा था। असली शरीर में सैकड़ों सर्पेंट डेमन्स हैं जिनसे उसके बाल बने हैं। वो खोपड़ी तो बस एक हब है, कनेक्शन और रिजनरेशन का एक नोड। अभी सैकड़ों सर्पेंट डेमन्स 2 ग्रुप्स में बंट जाते हैं। आधे मेरी तरफ आते हैं, आधे कैटगरल के पीछे जाते हैं। वे इतने सारे हैं कि हर पल हर एंगल से हमला कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात, वे सभी सैकड़ों सर्पेंट डेमन्स एक ही जीव माने जाते हैं। उनमें से मुट्ठी भर को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रास्ता है। मैं आराम से एक सर्पेंट डेमन को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। फिर कैटगर की तरफ देखता हूँ। अपनी फुर्ती के फायदे के बावजूद वो सिर्फ 5 या 6 को ही काट पाई है। मुझे पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लड़ते लड़ते खत्म हो जाएंगे। मैं कैटगर्ल को अपनी आंखों से करीब आने का इशारा करता हूँ। इस रूप में मेडुसाज हेड की कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, लेकिन उस खोपड़ी वाले कनेक्टर के बिना उसने अपना रीजनरेशन और मैजिक रेजिस्टेंस भी खो दिया है। सारे सर्पेंट डेमन्स का सफाया करने के लिए एक वाइड रेंज एरिया दो। मेडुसाज हेड को हमेशा के लिए मारने के लिए बस इतना ही काफी है। और इत्तेफाक से मेरे पास बिल्कुल वही स्किल है, वाइड ड्रैगन ब्रेथ। ये सबसे पावरफुल ऑफेंसिव स्किल है जिसके साथ हर ड्रैगन पैदा होता है, जो अपने आसपास की हर चीज को भारी एरिया डैमेज देती है। कॉमेट स्ट्राइक के साथ मिलकर ये सारे पर्सनल स्टैट्स, हेल्थ और माना को रॉ अटैक पावर में बदल देती है। इसका नुकसान यह है कि इसे यूज करने के बाद मैं मौत के कगार पर पहुंच जाता हूँ। जब तक कि कोई और रास्ता न बचे मैं कभी भी इस मूव का इस्तेमाल नहीं करूंगा। कैटगर्ल अब मेरे पास है। जैसे ही वो मुझ तक पहुंचती है मैं उसे ड्रैगन के पंजे से थप्पड़ मारकर दूर कर देता हूँ, जबकि मेरे चारों तरफ 200 से ज्यादा सर्पेंट डेमन्स हर तरफ से करीब आ रहे हैं। मैं अपने पैर जमाता हूँ, एकदम रुक जाता हूँ और अपना जबड़ा पूरा खोलता हूँ। एक ही पल में गुफा के हर कोने में नीली लपटें फूट पड़ती है। 200 से ज्यादा सर्पेंट डेमन्स को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। वे उस धधकती हुई गर्मी में पूरी तरह निगल ले जाते हैं, लेकिन उन सांपों को जलकर राख होते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी राहत महसूस नहीं होती, क्योंकि जब वो हीट वेव फाइनली खत्म होती है तो मुझे अभी भी मेडुसा की मौत से कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता। जैसे ही मैं ज्यादा होती हुई सावधानी के साथ अपने आसपास स्कैन करता हूँ, एक सुनहरा सर्पेंट डेमन चट्टानी फर्श से फूटकर बाहर आता है। उसके जबड़े खुले हुए हैं और वो सीधे मेरे माथे के बीचों बीच निशाना लगा रहा है। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि मुझे मुश्किल से उसकी बस एक परछाई ही दिख पाती है। मेरी अभी की हालत में एक डायरेक्ट हिट का मतलब सीधे मौत होगा, लेकिन एकदम आखिरी सेकंड में कैटगर, जो चट्टानों के पीछे थी, अचानक खुद को आगे फेंकती है और अपनी बॉडी से मुझे कवर कर लेती है। हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज आती है जब वो सुनहरा सांप कैटगर्ल के हाथ को जोर से जकड़ लेता है, जिससे उसके पहले से ही बहुत कम हेल्थ पॉइंट्स सिंगल डिजिट्स में आ जाते हैं। दर्द को बर्दाश्त करते हुए कैटगर्ल अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाकर उस सांप को 3-4 टुकड़ों में फाड़ देती है और उन्हें हवा में उड़ा देती है। मैं देखने के लिए ट्रुथ एक्टिवेट करता हूँ और ये जानकर शॉक रह जाता हूँ कि यह मेडुसाज हेड का कोर बीस्ट था। इससे भी ज्यादा यकीन न करने वाली बात ये थी कि मुझे इस बेवकूफ सी बिल्ली ने बचाया था। मैं उसकी टूटे हुए हाथ को घूरता हूँ। सच में बहुत कंफ्यूज हूँ। तुमने मुझे क्यों बचाया? किसी भी लॉजिक से सबसे सही मूव ये होता कि तुम कोर बीस्ट को मुझे मारने देती और फिर खुद उस कोर बीस्ट को खत्म कर देती। कैटगर्ल का चेहरा पीला पड़ गया है, लेकिन वह जबरदस्ती स्माइल करती है। क्या हमारी डील नहीं हुई? हम इस चीज को एक साथ मारने वाले थे। मैं 2nd फ्लोर की बॉस बनूंगी, तुम 3rd फ्लोर पर चले जाओगे, और सबसे बड़ी बात, तुमने पहले मुझे बचाया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें मरने दूं। म्याऊं, उसकी ये मासूम बातें मुझे हंसी के करीब कुछ फील कराती हैं। इंसानों और उनके उस ठंडे धोखे के बारे में वापस सोचते हुए ऐसा लगता है कि इंसानों के सबसे ऊपर होने के मेरे उस पुराने भरोसे के बारे में मुझे सीरियसली दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं चलकर मेडुसाज हेड के बचे हुए हिस्से के पास जाता हूँ। उसकी खोपड़ी को अपने पैर के नीचे कुचलता हूँ, टुकड़ों को उठाता हूँ, उन्हें अपने मुंह में डालता हूँ, 2 बार चबाता हूँ
और निकल जाता हूँ। नोटिफिकेशन, मेन क्वेस्ट 50% पूरा हुआ, अनलॉक पॉइंट्स मिल गए, करेंट लेवल 20 तक पहुंच गया, एवोल्यूशन कंडीशंस पूरी हो गई है। कंप्लीशन की आवाज सुनने के बाद ही मैं फाइनली अपनी टेंशन छोड़ता हूँ और जमीन पर गिर पड़ता हूँ और जोर जोर से हांफते हुए लंबी सांसें लेता हूँ। उसी टाइम कैटगर्ल खुशी से पागल होकर अपनी बाहें मेरे चारों तरफ लपेट लेती है और अपना चेहरा मुझ पर ऐसे रगड़ती है जैसे कल हो ही ना। मुझे यह कहना पड़ेगा कि कैटगर्ल का ह्यूमन फॉर्म ऊपर से काफी इंप्रेसिव है। मैं सबसे पहले उसकी चोटों को ठीक करने के लिए कंडेंस सेट और हील यूज करता हूँ। फिर मैं मेडुसास हेड के साथ आसपास देखता हूँ। थर्ड फ्लोर का रास्ता पूरी तरह से खुला है, लेकिन जैसे ही मैं कॉरिडोर में कूदने वाला होता हूँ, कैटगर्ल बोल पड़ती है। उसके चेहरे पर साफ झिझक दिख रही है। हम कितनी कमाल की टीम है। अगर तुम यही रुक जाते तो सेकंड फ्लोर पर हमें कोई नहीं रोक पाता। मायू वो रुकती है जैसे उसे कोई आइडिया आया हो। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अचानक बोल पड़ती है, तुम सुपर स्मार्ट हो और मैं सुपर स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं सेकंड फ्लोर की क्वीन बनूंगी और तुम मेरे रॉयल स्ट्रेटेजिस्ट बनोगे। मैं थोड़ा हैरान हूँ, मुझे नहीं पता कि इस बिल्ली के दिमाग में ऐसा कुछ ख्याल कैसे आया। मैं कंधे उचकाता हूँ। जो भी हो, मुझे हमेशा से नीला आसमान और गर्म धूप ज्यादा पसंद रही है। यह कहकर मैं आगे कदम रखता हूँ और सीधे कॉरिडोर में कूद जाता हूँ। कैटगर्ल मेरे पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी आवाज पहले ही नीचे के रास्ते से ऊपर आ रही होती है। सेकंड फ्लोर पर अब ऐसा कुछ नहीं बचा है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। फिर मिलेंगे कैटगर्ल। दूसरों के लिए थर्ड फ्लोर का कॉरिडोर किसी डेथ सेंटेंस जैसा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह आजादी का इकलौता रास्ता है। अगले ही सेकंड मुझे अपने फैसले पर पछतावा होता है। फर्स्ट फ्लोर एक पथरीली गुफा थी। सेकंड फ्लोर एक कीचड़ से भरा अंडरग्राउंड गुफा था, लेकिन मैंने जो कभी नहीं सोचा था वह यह है, थर्ड फ्लोर बर्फ का एक बहुत बड़ा खुला हुआ वर्ल्ड है। जहाँ तक नजर जाती है, रफली 150 डिग्री के टेम्परेचर के साथ सिर्फ बर्फ और सफेदी के अलावा कुछ नहीं है। मैं जल्दी से सेकंड एवोल्यूशन ऑप्शंस खोलता हूँ। एक नजर डालते ही मेरी आंखें फटी रह जाती है। पहली 3 चॉइसेस पहले जैसी ही हैं, लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब एक चौथा ऑप्शन सामने आता है। माइनर आइज ड्रैगन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में रेयर रेड ब्लड लाइन, जो कॉन्शियसनेस की गहराई में हीट सोर्सेस के लिए एक इंटेंस ऑब्सेशन से ट्रिगर होता है। एक लो प्रोबेबिलिटी एवोल्यूशन पाथ, इननेट स्किल, आइज एट्रीब्यूट इम्यूनिटी। ठंड से अपनी हेल्थ को खत्म होते देखकर मैं बिना एक पल सोचे माइनर आइज ड्रैगन चुन लेता हूँ। बिल्कुल पहले की तरह टूस की जानी पहचानी चाइम्स के साथ एवोल्यूशन पलट झपटते ही खत्म हो जाता है। मेरी बॉडी से आखिरी ब्लैक वायलेट स्केल भी गिर जाता है, लेकिन जैसे ही मैं इस एवोल्यूशन से मिले स्टैट गेन्स को चेक करने वाला होता हूँ, ठीक ऊपर से एक जानी पहचानी चीख सुनाई देती है। मैं तेजी से ऊपर देखता हूँ और एक बहुत बड़ी सी चीज फुल स्पीड में मेरी तरफ गिरती हुई दिखाई देती है। मेरे पास डॉज करने का भी टाइम नहीं है। डायरेक्ट हिट। क्या मैंने तुम्हें हटने के लिए नहीं कहा था? म्याऊं। कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद यह साफ हो जाता है कि थर्ड फ्लोर पहले 2 फ्लोर्स जैसा बिल्कुल नहीं है। यह प्योर व्हाइट बर्फ की एक कभी न खत्म होने वाली दुनिया है। यहाँ तक कि यहाँ के बिस्ट्स भी सेमी ट्रांसपेरेंट और बर्फीले हैं, जो देखने में बिल्कुल आइस स्कल्पचर्स जैसे लगते हैं, और हर एक बिस्ट लेवल 70 या उससे ऊपर का है। थर्ड फ्लोर को जितनी जल्दी हो सके पार करने के लिए कैटगर्ल और मैं यहाँ बिस्ट्स का शिकार करने और पहले अपने लेवल्स ग्राइंड करने का फैसला करते हैं। और इस तरह 10 दिनों से ज्यादा की ट्रेनिंग और एडजस्टमेंट के बाद और एक पागलपन में कई हजार आइस स्कल्पचर बीस्ट्स को मारने के बाद मेरा लेवल सेकंड एवोल्यूशन लेवल 8 पर पहुंच जाता है। क्योंकि हर एवोल्यूशन के बाद लेवल्स रीसेट हो जाते हैं, इसलिए अब मैं लेवल 88 के डंजन बीस्ट के बराबर हूँ। हमारे पार्टी बोनस का फायदा उठाते हुए कैटगर्ल भी इसी टाइम में लेवल 51 से लेवल 62 पर आ गई है। लेकिन जैसे जैसे हमारे लेवल्स ऊपर जाते हैं, मैं थर्ड फ्लोर के कैनियन के बारे में कुछ बहुत अजीब नोटिस करने लगता हूँ। क्योंकि कैनियन के बाहर वाले बिस्ट्स लोअर लेवल के हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसके अंदर ही शिकार कर रहा हूँ। बाहर वाले क्रिमसन वुड स्नो वुल्फ्स भले ही आइस स्कल्पचर्स जैसे दिखे, उनका खून ट्रांसलूसेंट है, उनका मांस सफेद है, लेकिन वे सच में जिंदा जीव हैं। हालांकि कैनियन के अंदर वाले स्नो वुल्फ्स की बॉडी प्योर आइस से बनी है, जिसमें कोई मांस या खून नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि लेवल 5 पर एक को मारने पर मुझे 200 एक्सपीरियंस मिलता था, लेकिन अब लेवल 8 पर डबल एक्सपीरियंस के लिए इंटेंसिफाइड ग्रोथ अनलॉक होने के बावजूद एक स्नो वुल्फ को मारने पर सिर्फ 50 पॉइंट्स मिलते हैं। ये मुझे एक खौफनाक पॉसिबिलिटी की तरफ ले जाता है। मैं कैटगर्ल को साथ लेता हूँ और कैनियन में और गहराई तक जाता हूँ। कोई इंस्टिंक्ट नहीं, कोई इंटेलिजेंस नहीं, बात करने की कोई एबिलिटी नहीं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कैनियन के अंदर गहराई में मुझे एक इंसान मिलता है जिसकी पूरी बॉडी बर्फ की बनी है। यह मेरे शक को और भी पक्का कर देता है। और चूंकि कैनियन के बिस्ट में कोई भी कमजोर बिस्ट नहीं है जो पीछे छूट गया हो, इसलिए इन सबके पीछे जो जीव है वह ओवरवेलमिंगली पावरफुल होना चाहिए, जो लगभग पक्के तौर पर थर्ड फ्लोर का बॉस आइस फिनिक्स है। कैटगर्ल और मैं पूरे 3 दिनों तक आगे चलते हैं। समंड पपेट्स को लगातार मारने से मैं सेकंड एवोल्यूशन लेवल 11 पर पहुंच जाता हूं, जबकि कैटगर्ल लेवल 75 पर आ जाती है। लेकिन लेवल अप होने से तुम्हारी बॉडी रिस्टोर होती है, दिमाग नहीं। कैटगर्ल, जिसने मुश्किल से ही आराम किया है, हर कदम पर लड़खड़ा रही है। मेरी तो बस हो गई। म्याऊं, क्या हम प्लीज थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? थर्ड फ्लोर का बॉस बस आने ही वाला है। उसे मारने के बाद आराम करेंगे। अगर तुम थक गई हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो। तुम्हारी स्पीड के हिसाब से तुम 1 घंटे के अंदर मुझ तक पहुँच जाओगी। यह सुनकर कैटगर्ल मुंह बनाती
बनाती है। वह साफ तौर पर मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह दांत पीसती है और आगे चलती रहती है। डॉग बॉय, तुम कुछ दिनों से थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। म्याऊ, तुम बॉस को मारने पर इतना क्यों तुले हुए हो? क्योंकि मैं जल्दी लेवल अप होना चाहता हूँ। लेवाइथन को मारकर इस नर्क से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरे रीजन सिंपल है, मैं चाहे जो भी बन जाऊँ, अंदर से मैं अभी भी एक इंसान ही हूँ। मुझे एक शांत और पीसफुल लाइफ चाहिए। यह डंजन कभी मेरी जगह नहीं था। कैटगर्ल को देखकर लगता है जैसे वह कुछ कहना चाहती है। तभी आगे जाकर कैनियन एक बहुत बड़े खुले मैदान में बदल जाता है। मेरे कदम रुक जाते हैं। तुम क्यों रुक गए? म्याऊ, क्या तुम्हें थर्ड फ्लोर का बॉस मिल गया? कैटगर्ल भी वहीं देखती है जहाँ मैं देख रहा हूँ। वहाँ एक खुले मैदान में एक बहुत बड़ा आइस फिनिक्स बर्फ के एक घोंसले के बीचों बीच बिना हिले बैठा है, जैसे वह शुरू से हमारा ही इंतजार कर रहा हो। टारगेट आइस फिनिक्स, लेवल 176, टाइप प्लेयर नियर सुपीरियर बीस्ट, ब्रीडिंग वैल्यू एक्सेप्शनली हाई। यह यकीन करना मुश्किल है कि यह सिर्फ थर्ड फ्लोर का बॉस है, लेकिन सिर्फ नंबर्स अपने आप में कोई मायने नहीं रखते। यही तय करते हैं कि कौन जीतता है और कौन मरता है। मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ। मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब आइस फिनिक्स पहले बोलती है, तुम मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? चूंकि वो बात करने के लिए तैयार है, मैं भी जवाब देता हूँ। फोर्थ फ्लोर का रास्ता तुम्हारे घोंसले के ठीक नीचे है ना? हम फोर्थ फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम किनारे हट जाओ तो आज हम में से किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। आइस फिनिक्स अपनी क्रिस्टल जैसी साफ आंखें घुमाती है और एक लंबे पॉज के बाद बोलती है, मैं बस अपने बच्चे के साथ अनंत काल तक यही रहना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी शांति क्यों भंग करनी है? मैं उसके नीचे देखता हूँ। वहाँ एक छोटा आइस फिनिक्स पड़ा है जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। क्या वो तुम्हारा बच्चा है? आइस फिनिक्स जवाब नहीं देती। वो बस उस छोटे से कंकाल को असीम प्यार से नीचे देखती है, जैसे वो बच्चा अभी भी जिंदा हो। मेरे पास इसके लिए कोई पेशेंस नहीं है और मुझे उसकी परिस्थितियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपना स्टांस लेता हूँ और लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कैटगर्ल ये सब देखती है और आइस फिनिक्स से लड़ने में हिचकिचाती हुई लगती है। किसी हमदर्दी या क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नहीं लगता कि हम जीत सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच जो भी हुआ, मैं बस फोर्थ फ्लोर तक पहुंचना चाहता हूँ। मेरे ये शब्द सुनकर आइस फिनिक्स अपना सिर उठाती है और मेरी तरफ कुछ कुछ गर्माहट के साथ देखती है और अपने उसी न समझ में आने वाले तरीके से आगे कहती है, मैं समझ गई। तुम भी मेरे प्यारे बच्चे के खेलने का साथी बनना चाहते हो। मेरे पेशेंस की आखिरी बूंद भी खत्म हो गई। मैंने बात करना बंद कर दिया। पल्स की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैं एक ब्लू ग्रीन तोप के गोले में बदल जाता हूँ और अपनी पूरी ताकत के साथ आइस फिनिक्स से टकराता हूँ। मैं अपना जबड़ा पूरा खोलता हूँ और वॉइड ड्रैगन ब्रेथ पल्स के लगातार 3 ब्लास्ट फायर करता हूँ। कैटकर तेजी से अपने दोनों आगे वाले पंजे घुमाती है और एक साथ दर्जनों विंड ब्लेड्स छोड़ती है। हमारे अटैक आइस फिनिक्स पर किसी तूफान की तरह बरसते हैं और उसकी हेल्थ को काट कर सिर्फ 1/4 कर देते हैं। लेकिन मुझे कोई खुशी महसूस नहीं होती, सिर्फ डर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब से लड़ाई शुरू हुई है, आइस फिनिक्स ने कोई काउंटर अटैक नहीं किया। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं है, किसी खंबे की तरह बिना किसी हरकत के वहीं खड़ी है। हम उस पर चाहे जो भी हमला करें। मेरे कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स मुझे रुकने के लिए चीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का आखिरी ब्लास्ट फायर करने वाला होता हूँ, कैनियन की दीवारों की दरारों से अचानक दर्जनों आइस बीस्ट्स बाहर आने लगते हैं। उसी पल आइस फिनिक्स, जो अब तक किसी पहाड़ की तरह शांत थी, फाइनली हिलती है। वो अपने पंख पर पूरी तरह खोलती है। अंदर आने वाले आइस बीस्ट टूटकर बिखरने लगते हैं, जैसे एक एक टुकड़ा करके पिघल रहे हो और फिर बर्फीले पानी में घुल जाते हैं, जो सीधे आइस फिनिक्स के शरीर में भर जाता है और उसकी लगभग खाली हो चुकी हेल्थ बार को एक ही पल में वापस फुल कर देता है। मेरा दिल बैठ जाता है। लगता है आइस फिनिक्स का खेल खत्म हो गया है। वो एक भयानक एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ अपने पंख फड़फड़ाती है और एक ऐसा तूफान लाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेरी उंगलियों और पैरों के अंगूठों से बर्फ जमनी शुरू हो जाती है और एक ही सांस में मेरा पूरा धड़ बर्फ में जम जाता है। मेरे शरीर से चेतना तेजी से गायब होने लगती है। मेरी उस धुंधलाती हुई हालत में मुझे एक आवाज सुनाई देती है, टॉप बॉय भागो, तुमने गलत अंदाजा लगाया, हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद सब कुछ डार्क हो जाता है। जब मुझे होश आता है तो मुझे नहीं पता होता कि कितना टाइम बीत चुका है। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और पाता हूँ कि मैं अब कैनियन में नहीं हूँ। मेरे सामने एक बूढ़े हिरन जैसी कोई चीज है जो गर्म जोशी से मुस्कुरा रही है। तुम जाग गए? उस बर्फीले मैदान में एक भयानक और चीरती हुई चीख तुरंत गूंज उठती है। 1 मिनट बाद मैं जमीन पर पड़ा हूँ। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा है और मैं हवा के लिए हाँफ रहा हूँ। मैं वापस आसमान की तरफ देखता हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस इतने बड़े और अजीब से बीस्ट ने मुझे बेहोशी की हालत में खाया नहीं। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपने विशाल शरीर से ढक लिया और पूरे 1 दिन और रात तक मेरा खुद से जागने का इंतजार किया। इस डंजन में अच्छे जीव भी हैं। यह उस हर बात को तोड़ देता है जो मुझे लगता था कि मुझे पता है। तो क्या तुमने मुझे बचाया? मैं सावधानी से पूछता हूँ। वह बिना बालों वाला बीस्ट सच में हैरान लगता है। तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम्हें पता है, टेलीपैथी भी। मैं थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से सिर हिलाता हूँ। क्या मैंने अभी जोर से नहीं बोला? वह गंजा सिर एक तरफ झुक जाता है। मेरी माफी, मैं इतने लंबे समय से जिंदा हूँ कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई। लेकिन जिसने तुम्हें बचाया वह मैं नहीं था, वह तुम्हारी दोस्त थी। यह सुनकर मैं पलके झपकाता हूँ। वह तुम्हारा नेबला। तुम कैसे भूल सकते हो नेबले को? मुझे याद आता है कि आइस फिनिक्स के उस जमा देने वाले ऑरा ने मेरे पूरे शरीर को बर्फ में जकड़ लिया था। लेकिन ठीक उसी पल
कैटगर्ल आगे आई, दौड़कर मेरे पास आई और अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर मुझे आइस फीनिक्स के घोंसले से बाहर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, डॉग बॉय आओ और मुझे बचाओ। उस बात का पूरा बोझ मुझ पर आ गिरता है। मैं घुटनों के बल गिर जाता हूँ। मेरी छाती में ऐसा लगता है जैसे किसी अनदेखी मुट्ठी ने उसे जकड़ लिया हो और कुचल दिया हो। वो खौफनाक सच और उसके साथ आने वाली वो बेबसी एक लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ती है और मुझे अंदर खींच लेती है। अगर मैं थोड़ा सा भी ज्यादा सावधान होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कैटगर्ल नहीं होती तो आइस फिनिक्स के हाथों मरने वाला मैं होता। तुम्हारी उस बिल्ली ने तुम्हें आइस वैली के किनारे पर फेंक दिया था और मैं इत्तेफाक से वहीं से गुजर रहा था। सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे कैलिबर का कोई बीस्ट थर्ड फ्लोर पर दिखे ऐसा हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों न तुम्हें अंदर ले आऊं। जब मैं डार्क वैली वॉर में लड़ा था तब मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त था, लेकिन तुम इतने उदास नहीं लग रहे हो। क्या वो बिल्ली तुम्हारी दोस्त नहीं है? वो बूढ़ा बीस्ट अपना सिर झुकाता है, थोड़ा कंफ्यूज है। वो एक बेवकूफ बिल्ली है, उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। तुम इतने बेफिक्र कैसे लग सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मुड़ता हूँ और आइस वैली की तरफ चल देता हूँ। वो बूढ़ा बीस्ट तुरंत मेरे सामने आ जाता है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मुझे एक जवान बीस्ट सीधे अपनी मौत की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तुम्हें रोकना एक एल्डर की ड्यूटी है। कैटगर्ल मर चुकी है और वो मेरी वजह से मरी है। उसका बदला लेना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे शब्द सख्त और साफ गूंजते हैं जो एक पक्के इरादे से भरे हुए हैं। वो बूढ़ा बीस्ट कुछ नहीं कहता। उसकी नजरें थोड़ी नीचे झुक जाती है। मेरे ड्रैगन के दोनों पंजों की मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी हैं कि पोरों के बीच से खून रिस रहा है। वो बूढ़ा बीस्ट सब कुछ समझते हुए मुस्कुराता है जैसे कोई अच्छी याद ताजा हो गई हो। एक लंबे पल के बाद वो बोलता है, क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारी दोस्त मरी नहीं है? वे शब्द मेरे लिए किसी लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं। मैं तेजी से मुड़ता हूँ और उस बूढ़े बीस्ट को एक गर्म स्माइल के साथ मुझे देखते हुए पाता हूँ। ये कोई झूठ नहीं लगता। आइस फिनिक्स के पपेट्स में एक असाधारण रूप से हाई डिग्री का रियलिज्म होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी समनिंग टेक्निक एक रेयर आर्ट है जिसे बॉर्न फ्लेश सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पुराने जमाने से लेकर अब तक सिर्फ 10 से भी कम जीवों के पास ये स्किल रही है। ये दुनिया की सबसे रेयर एबिलिटीज में से एक है। नॉर्मली समन किए गए क्रिएचर्स अपने ओरिजिनल से कमजोर होते हैं, लेकिन बोन फ्लेश सब्स्टिट्यूशन ऐसे क्रिएचर्स बना सकता है जो अपने ओरिजिनल्स के बराबर या उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि ये कॉपी नहीं करता, ये कब्जा करता है। ये एक क्रिएचर को फंसाता है और उसे मार देता है, लेकिन उसकी आत्मा को बचा लेता है, उसके दिमाग को मिटा देता है और बर्फ से उसके शरीर को दोबारा बनाता है। ये समनिंग कम और पपेट बनाना ज्यादा है, इसीलिए उसके समन किए गए क्रिएचर्स को मारने पर भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। आइस वैली में तुम्हारा जिस भी बीस्ट से सामना हुआ, बिना किसी एक्सेप्शन के वो आइस फिनिक्स का एक पपेट है। थर्ड फ्लोर काफी लंबे टाइम से पूरी तरह आइस फिनिक्स के कंट्रोल में है। पीछे छूटे हुए कुछ कमजोर बीस्ट को छोड़कर जिसके पास भी जरा सी भी ताकत है, उसे आइस फिनिक्स के पपेट्स में बदल दिया गया है। ये सच इतना बड़ा है कि इसे समझना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन इन सब बातों का कैटगर्ल के अभी भी जिंदा होने से क्या लेना देना है? मैं कंफ्यूज होकर पूछता हूँ। वो बुजुर्ग बीस्ट आगे कहता है, बोन फ्लेश सब्स्टिट्यूशन पावरफुल है, लेकिन इसकी कमजोरी ये है कि ये बहुत धीरे काम करता है। ये शिकार की बॉडी को सेलुलर लेवल पर थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेस करने के लिए आइस एट्रीब्यूट्स का यूज करता है, तभी पूरी आत्मा को सही सलामत बचाया जा सकता है। उस बिल्ली के स्टैट्स को देखते हुए इस प्रोसेस में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। आइस फेनिक्स को 2 हफ्तों के अंदर मार दो और उस बिल्ली को हीलिंग मैजिक से वापस लाया जा सकता है। 2 हफ्ते मेरे अंदर एक ही पल में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। मेरे हीलर की मौत ने मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा शॉक दिया था। अगर कैटगर्ल भी मर गई तो वो गिल्ट मुझे जिंदगी भर सताता रहेगा। ये न्यूज मेरे लिए प्योर एड्रेनालिन के शॉट की तरह काम करती है। अगर कैटगर्ल का पकड़ा जाना मेरी लापरवाही थी तो उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू एल्डर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वह बुजुर्ग बीस्ट दिल खोल कर हंसता है। मैं बस बहुत लंबे टाइम से जिंदा हूँ। किसी जवान कैंडल ड्रैगन पप का मिलना बहुत रेयर है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की, ज्यादातर बस इसलिए कि मेरे पास करने के लिए कुछ हो। ये बात मुझे एकदम सुन्न कर देती है। अभी मुझे एक माइनराइज ड्रैगन दिखना चाहिए। कैंडल ड्रैगन की ब्लड लाइन 2 एवोल्यूशंस के नीचे दब चुकी थी। इस बुजुर्ग बीस्ट ने इसके आर पार कैसे देख लिया? तभी मुझे कुछ और भी गलत लगता है। इस बीस्ट ने अभी कहा था कि थर्ड फ्लोर पर कमजोर बीस्ट को छोड़कर हर चीज को आइस फिनिक्स के पपेट्स में बदल दिया गया, लेकिन इतना विशाल बीस्ट पक्का कोई पीछे छूटा हुआ कमजोर जीव नहीं, तो ये आइस फिनिक्स की पकड़ से कैसे बच निकला? उस बुजुर्ग बीस्ट की आंखों में एक शरारती चमक आ जाती, जैसे उसने मेरा दिमाग रीड कर लिया। क्या तुम्हारे पास भी ट्रुथ नाम की वह रेयर स्किल नहीं है? वह सच में एक ओवर पावर्ड एबिलिटी है। पुराने जमाने से लेकर अब तक तुम्हारे अलावा मैंने सिर्फ एक गॉड के पास ही वो स्किल देखी है। तुम अभी ट्रुथ का यूज क्यों नहीं करते और खुद ही क्यों नहीं देख लेते? मैं शौक से परे हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे मेरी ट्रुथ स्किल के बारे में भी पता होगा। तो फिर मेरी बदतमीजी को माफ करें एल्डर। मैं खुद को संभालता हूँ, अपना सिर उठाता हूँ और इस विशाल अजीब बीस्ट पर ट्रुथ एक्टिवेट करता हूँ। जैसे ही डेटा क्लियर होता है मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मेरे पैर जवाब दे जाते हैं और मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे सामने खड़ा ये अजीब सा दिखने वाला बीस्ट एक सुप्रीम डिवाइन बीस्ट है जिसका लेवल लेवाइथन से भी ज्यादा है। टारगेट
ग्रेट बेबलोन लेवल 413 टाइप सुप्रीम डिवाइन बीस्ट, तुम असल में कौन हो? मेरी आवाज अनकंट्रोलेबल तरीके से कांप रही है, लेकिन बेबलोन सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। वो गहरे नीले आसमान की तरफ देखता है। उसके होंठ एक शांत स्माइल में मुड़ जाते हैं, जैसे वो बहुत पहले की कोई खूबसूरत चीज याद कर रहा हो। एक लंबी खामोशी के बाद वो बरबराता है, एक बार मैंने 1 मिलियन डेमन गॉड से लड़ाई की थी। अपनी उंगलियों की एक चुटकी से मैंने सुबह को शाम से अलग कर दिया था। अब मैं अकेला चलता हूँ, सेटिस्फाइड हूँ और अभी भी भुला दिए जाने पर खुश हूँ। पता चलता है कि जब गॉड से पहली बार डंजन बनाया था तो उन्होंने इसे डुअल बॉस स्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया था, लेकिन टाइम बीतने के साथ जब बेबीलोन लड़ाइयों और उसके सारे मामलों से थक गया और जैसे जैसे उसकी उम्र ढलने लगी, वो 3rd फ्लोर पर चला गया, जो उन सब में रहने के लिए सबसे सही था, और बहुत ज्यादा ताकतवर लेवाइथन को डंजन पर अकेले राज करने के लिए छोड़ दिया। उसके इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद मैं बस एक रूखी सी स्माइल ही दे पाता हूँ। इस डंजन में अभी आधा रास्ता भी पार नहीं किया है और मेरा सामना पहले ही दोनों फाइनल बॉसेस से हो चुका है। यह मेरी अच्छी किस्मत है या नहीं, मैं सच में नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम लेवाइथन के उलट बेबलोन बात करने के लायक है और उसके अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। एल्डर, क्या मैं सच में आइस फिनिक्स को हरा सकता हूँ और कैटगर्ल को बचा सकता हूँ? बेबलोन तुरंत कोई जवाब नहीं देता। उसे और लेवाइथन को डंजन के फाइनल बॉसेस के रूप में एक साथ रखे जाने का रीजन सिंपल है। लेवाइथन ताकत का प्रतीक है और बेबलोन बुद्धिमानी का। वो एक पल के लिए सोचता है, फिर वही सवाल मुझ पर वापस डाल देता है। ये डंजन है, तुमने अब तक जितने भी बीस्ट को मारा है, क्या उनमें से एक भी ऐसा था जिसका लेवल तुमसे ज्यादा नहीं? बेबलोन की वो शांत नजर मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ देती है। ये सिर्फ दया नहीं है, ये एक सच्चे ज्ञानी द्वारा एक ही सवाल में समेटे गए 1000 शब्द है। मैं एक ही पल में उसकी बात का वजन समझ आता हूँ। बेबलोन दुनियादारी से चाहे कितना भी दूर हो, वह अभी एक डंजन बॉस है और आइस फिनिक्स भी मुझे बचाने के उसके इस काम को डंजन के एक टैलेंटेड बीस्ट की तारीफ के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन एक फाइनल बॉस होने के नाते ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेबलोन मुझे कभी ये सिखाए कि दूसरे बॉस को कैसे मारा जाए। मैं एक लंबे पल के लिए सोच में अपना सिर झुकाता हूँ, फिर खड़ा होता हूँ। थैंक यू एल्डर, मैं समझ गया। मैं मुड़ता हूँ और आइस वैली की डायरेक्शन में चल देता हूँ। 2 हफ्ते नहीं 10 दिन, 2 हफ्ते बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगे। कैटगर शायद उतने टाइम तक जिंदा न रह पाए। 10 दिन, मैं खुद को बस इतना ही टाइम दे रहा हूँ। मेरे बेहोश रहने का टाइम निकाल दे तो मेरे पास 9 दिन बचे हैं और उनमें से एक भी पल बेकार नहीं जाएगा। मैं आइस वैली के एंट्रेंस पर खड़ा होता हूँ, 10 किलो से ज्यादा वजन का बर्फ का एक टुकड़ा उठाता हूँ और फिर अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ, उसे पल्स के साथ मिलाता हूँ और उसे पूरी ताकत से वैली में फेंक देता हूँ। उस थ्रो की बेहिसाब ताकत उस बर्फ को तोप के गोले जैसी तबाही मचाने वाली फोर्स दे देती है। वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बर्फ की दीवार से एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ टकराता है और आवाज का वो धमाका दीवार से चिपके आइसबोर्न काइट्स को तुरंत गुस्से से भर देता है। कुछ ही पलों में वैली के एंट्रेंस के पास छिपे हुए 2 से 3 हजार आइसबोर्न काइट्स एक साथ हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन उस भारी झुंड को देखकर मैं बस मुस्कुराता हूँ। बात यह है, आइस फिनिक्स अपने खुद के आइस पपेट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी हेल्थ रिस्टोर कर सकती है। जब तक आइस वैली में आइस पपेट्स बचे रहेंगे, आइस फिनिक्स को मारना लगभग इम्पॉसिबल है और आइस वैली के हर एक बीस्ट को एक आइस पपेट में बदल दिया गया है। तो खुद की पावर बढ़ाते हुए क्यों न उसकी यह एबिलिटी ही छीन ली जाए। आइस वैली में दोबारा घुसने से पहले मैं इंटेंसिफाइड ग्रोथ को लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए 40 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करता हूँ। ये स्किल कॉम्बैट के बाहर पैसिवली हर मिनट 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स जनरेट करती है और मारने से मिलने वाले सारे एक्सपीरियंस को 4 गुना कर देती है। मैं अपना स्टांस लेता हूँ और आइसबोर्न काइट्स से भरे आसमान की तरफ अपना ड्रैगन का पंजा मोड़ता हूँ। आइस वैली का सफाया करने के लिए 9 दिन और तुम मेरा पहला बैच हो और बिल्कुल इसी तरह 6 दिन बीत जाते हैं। आखिरी प्योरब्रेड कोटो बीस्ट पपेट के गिरने के साथ मेरा शरीर जवाब दे जाता है और मैं जमीन पर गिर पड़ता हूँ। नोटिफिकेशन, प्योरब्रेड कोटो बीस्ट का एक्सटिंक्शन हो गया है। 20 अनलॉक पॉइंट्स का एक्सटिंक्शन बोनस मिल गया है। टोटल अनलॉक पॉइंट्स 416, लेवल बढ़कर लेवल 16 हो गया है। ये आइसबोर्न बीस्ट पपेट की 11वीं प्रजाति है जिसका मैंने एक्सटिंक्शन किया। 6 दिन मैंने खुद को इतनी बार अपनी आखिरी लिमिट तक धकेला है कि मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे करंट लेवल पर बची हुई आखिरी 2 प्रजातियों का सफाया करने से भी मेरा एक भी लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। न सिर्फ आइस फिनिक्स की इमॉर्टलिटी हमेशा के लिए छीनने के लिए, बल्कि इससे भी जरूरी 90% और अनलॉक पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए, जीत की गारंटी के लिए मुझे 2 स्किल्स को हर हाल में अनलॉक करना ही होगा। इस बीच आइस वैली की गहराई में आइस फिनिक्स बर्फ के एक अंडे के अंदर जमी हुई एक परछाई को बहुत ही कंफ्यूजन के साथ घूर रही। 10 दिन बीत चुके हैं। कायदे से सिर्फ लेवल 75 के एक बीस्ट को अब तक ऑर्गन लेवल तक पिघल जाना चाहिए था, फिर भी अंदर जमी हुई कैटगर्ल की स्किन का सिर्फ 20% हिस्सा ही खराब हुआ है। उसका बाकी का शरीर लगभग पूरी तरह से सही सलामत है। आइस फिनिक्स ये महसूस कर सकती है कि गहरी बेहोशी में भी इस बिल्ली के दिमाग के एकदम कोर में कुछ बहुत पावरफुल है, एक खूंखार कभी न हिलने वाली फीलिंग। वो फीलिंग उसके शरीर की वाइटैलिटी को जमने से रोक रही है और इसीलिए बोन फ्लेश सब्स्टिट्यूशन इतनी स्लो स्पीड से काम कर रहा है। लेकिन सबसे मजबूत इच्छा शक्ति भी आखिर में टूट ही जाती है। अभी आइस फिनिक्स की आंखों में कोई बेचैनी नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही टेंडर और पॉजिटिव फीलिंग है, क्योंकि उसके लिए ये सोचे जा सकने वाले सबसे बेहतरीन पपेट्स में से एक है। लेकिन तभी एक आवाज आइस नेस्ट की शांति को तोड़ देती है। आइस फिनिक्स सिर से लेकर पूंछ तक काम जाती है, अपना सिर उठाती है और अपनी आंखों के सामने खड़े ड्रैगन टाइप बीस्ट को अविश्वास से घूरती है। तुमने मेरी ताकत को अपनी आंखों से देखा है। तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ 9 दिनों में मेरे अंदर से निकल रही किलिंग इंटेंट 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। मैं आइस फिनिक्स की नजरों से एकदम ठंडी घमंड भरी आंखों
आंखों से नजरें मिलाता हूँ और शांति से कहता हूँ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि किसी को उसकी मर्जी के बिना कैद करके रखना कानून के खिलाफ? इस बार आइस फिनिक्स के उस पुराने घमंड का कोई नामो निशान नहीं है। वह सच में मुझे एक खतरे की तरह देख रही है। 9 दिन पहले आइस फिनिक्स ये देखकर हैरान थी कि इतना पावरफुल बीस्ट अभी भी 3rd फ्लोर पर घूम रहा था, लेकिन उसकी नजरों में मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं था जिसे सीरियसली लिया जाए। ज्यादा से ज्यादा एक एवरेज कमजोर बीस्ट से बस थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर। लेकिन सिर्फ 9 दिनों में अब वो इस छोटे से जीव में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही है जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया है। ये नहीं कहा जा सकता कि कैट गर्ल और कितनी देर तक टिक पाएगी। मैं कोई फालतू बात नहीं करता, मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, एक बिजली की लकीर में बदल जाता हूँ जिसका निशाना सीधा आइस फिनिक्स का चेहरा है और बिना किसी रहम के उसके चेहरे पर एक किक मारता हूँ। उस इम्पैक्ट से 1 करोड़ शॉक वेव निकलती है जो जमीन को किसी ब्लेड की तरह चीर देती है। आइस फिनिक्स अपने शॉक से बाहर आती और गुस्से से फट पड़ती है। उसकी नजरें मुझ पर लॉक हो जाती है और वो एक जमा देने वाली फ्रीजिंग ब्रेथ छोड़ती है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेथ उसके मुंह से बाहर निकलती है, आइस फिनिक्स ये देखकर सुन्न रह जाती है कि जो छोटा ड्रैगन ठीक उसके चेहरे के सामने था वो ऐसे गायब हो गया है जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। यहाँ ऊपर पागल, मेरी आवाज ठीक ऊपर से आती है। आइस फिनिक्स तेजी से अपना सिर ऊपर करती है और देखती है कि मैं किसी तरह हवा में लगभग 1 किलोमीटर ऊपर छलांग लगा चुका हूँ और मेरे जबरे में एक वॉइड ड्रैगन ब्रेथ बन रही है जो इतनी ज्यादा झुलसा देने वाली है कि उसके आसपास का स्पेस भी मुड़ने लगा है। पिछली बार जब उसने वॉइड ड्रैगन ब्रेथ के 4 ब्लास्ट झेले थे तो आइस फिनिक्स पूरी तरह से अपनी इमोर्टैलिटी पर डिपेंड थी और उसने हमारे उस पूरे हमले को किसी जोकर के शो की तरह देखा था। हमें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन इस बार बात अलग है। 1000 सालों से ज्यादा टाइम से शांत पड़ा उसका एक इंस्टिंक्ट उसे चीख चीख कर कहा है अगर वो इसे भी उसी तरह से झेलती है तो भले ही वो बच जाए, वह लड़ने की अपनी पूरी एबिलिटी खो देगी। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आइस फिनिक्स माना का एक ऐसा भयानक तूफान बुलाती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और अपने ठीक ऊपर एक के बाद एक आइस बैरियर्स के कई लेयर्स बना देती है। टोटल 5 लेयर्स। आइस फिनिक्स के ऊपर एक कभी ना टूटने वाला किला बन जाता है, वॉइड स्काई पियर्स। मैं अपने जबरे से सैकड़ों मीटर लंबा आग का एक गोला फायर करता हूँ जो पूरे आसमान को झुलसा कर लाल रंग की एक दरकती हुई चादर में बदल देता है। पहला बैरियर टकराने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। आइस फिनिक्स का चेहरा खौफ से सफेद पर जाता है। जैसे ही आखिरी फ्रॉस्ट बैरियर पलक झपकते ही टूटता है, वो आग का गोला उस आइस नेस्ट के साथ एक ही झटके में सीधे आइस फिनिक्स के शरीर के आर पार हो जाता है। आइस फिनिक्स की एक भयानक चीरती हुई चीख पूरी आइस वैली में गूंज उठती है एक ही बार और उसकी आधी हेल्थ खत्म हो गई। अगर उन 5 फ्रॉस्ट बैरियर्स ने ज्यादातर ताकत को एब्जॉर्ब न किया होता तो वो वाराइस फिनिक्स को तुरंत जान से मारने के लिए काफी होता। कैसे? तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? मैं दर्द से जमीन पर तड़प रही आइस फिनिक्स के खिलाफ अपना गार्ड पूरी तरह तैयार रखता हूँ और एक ऐसे इंसान का स्टांस लेता हूँ जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लगा हो। वह अटैक सिर्फ वॉइड ड्रैगन ब्रेथ के फैलाव को कंट्रोल करके कॉन्सेंट्रेट किया हुआ हमला नहीं था, ये एक एडवांस्ड इननेट स्किल थी। मैंने वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का सुपीरियर फॉर्म अनलॉक करने के लिए पूरे 300 अनलॉक पॉइंट्स खर्च किए। वॉइड स्काई पियर्स, ड्रैगन रेस्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जो गॉड्स के पास भी नहीं हो सकती। आइस फिनिक्स मुझे अविश्वास से घूरती है। तुम्हारी स्किल चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, तुम्हारी रॉ पावर मेरे आसपास भी नहीं है, तो यह कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे लेवल के एक बीस्ट के पास स्किल अप्रेजल होना चाहिए, है ना? खुद ही देख लो। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, स्किल अप्रेजल एक कॉमन स्किल है। इसका असर ट्रूथ का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें ट्रूथ की बाकी कैपेबिलिटीज नहीं होती, लेकिन ट्रूथ की तरह ये तुम्हें किसी दूसरे जीव का लेवल और स्टैट्स रीड करने देता है। किसी भी लड़ाई से पहले दोनों साइड्स के बीच के फासले को नापने के लिए अप्रेजल का यूज करना लगभग हर बैटल की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। चूंकि वो 9 दिन पहले ही मेरे स्टैट्स देख चुकी थी, इसलिए आइस फिनिक्स ने इस बार देखने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन जब वो आज फिर से मेरे स्टैट्स रीड करती है तो आइस फिनिक्स की पुतलियां सिकुड़ जाती है और जब वो एक खास स्किल पर पहुंचती है तो उसका शॉक बहुत बड़ा होता है। ब्लड लीनियस ऑप्टिमाइजेशन ओनर की फिजियोलॉजी को उसके एकदम ऑप्टिमल स्टेट में एडजस्ट करता है और लेवल अप होने से मिलने वाले सारे फ्यूचर गेन्स को मिलाकर सारे एट्रीब्यूट्स को परमानेंटली 50% तक बढ़ा देता है। इसके साथ ही हायर लेवल के दुश्मनों का सामना करते टाइम ये स्किल ट्री के टॉप टियर स्किल ग्रुप में वॉइड स्काई पियर्स के साथ मौजूद मैक्सिमम 40 लेवल्स तक के लेवल सप्रेशन को खत्म करने के लिए लेवल कंपनसेशन देता है। कॉस्ट 200 अनलॉक पॉइंट्स, एक ऐसा एट्रीब्यूट बूस्ट जो एक फुल एवोल्यूशन के बराबर है। 40 लेवल्स का कंपनसेशन आइस फिनिक्स के लेवल एडवांटेज को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देता है। और फाइनली रैपिड रीजेनरेशन, वह मामूली सी स्किल जिसे मैंने पहले इग्नोर कर दिया था, अब उसका टाइम आ गया है। 5 अनलॉक पॉइंट्स की कॉस्ट पर यह पैसिवली हेल्थ और माना रिस्टोर करती है, बशर्ते मैं 10 सेकंड से ज्यादा टाइम तक कोई डैमेज ना लूं या कोई रिसोर्स खर्च न करूं। 505 अनलॉक पॉइंट्स, मेरे पास जो कुछ भी था वो लगभग सब कुछ, और इसने मुझे आइस फिनिक्स के खिलाफ खड़े होने की नींव दी। तुम भी उस शांति को तोड़ना चाहते हो जो मेरे बच्चे को बहुत प्यारी थी। आइस फिनिक्स दहाड़ती है और अपने पंख पूरी तरह खोल लेती है, मेरी पूरी तरह से बदल चुकी पावर का सामना करते हुए। आइस फिनिक्स के पास सीरियस होने के अलावा और कोई चारा नहीं है।
रिकवर होने के लिए आइस पपेट्स को ड्रेन करो, स्टैट्स बूस्ट करो और फिर नंबर्स के दम पर दुश्मनों को कुचल दो। थर्ड फ्लोर पर हमेशा से आइस फिनिक्स की यही स्ट्रेटेजी रही है, लेकिन पूरे 10 सेकंड बाद भी घोंसले के आसपास कहीं भी एक भी आइस पपेट दिखाई नहीं देता। हैरान होकर मैं एक स्माइल के साथ अपना सिर झुकाता हूँ। आइस फिनिक्स को फाइनली रियलाइज होता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। स्टैंडर्ड समनिंग के उलट बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन ऐसे आइस पपेट्स बनाता है जिनमें असली लाइफ फोर्स जिंदगी होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इतने बड़े नंबर को कंट्रोल करते हुए भी ये सिर्फ बेसिक कमांड ही दे सकती है। पपेट्स को ज्यादातर अपने खुद के जजमेंट सोच पर डिपेंड रहना पड़ता है। इससे ये पता लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि कब किसी एक पपेट पर हमला हो रहा है। वैली में कम से कम 3 लाख आइस पपेट्स होने की वजह से उन सब पर नजर रखने के लिए 3 मिलियन से ज्यादा के परसेप्शन स्टैट की जरूरत होगी। यहाँ तक कि लेवाइथन का परसेप्शन भी इतना हाई नहीं हो सकता। आइस फिनिक्स को कभी पता ही नहीं चला कि मैं उन्हें खत्म कर रहा हूँ। इस पल आइस फिनिक्स को ऐसा लगता है जैसे वो किसी जमी हुई गहरी खाई में गिर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा ड्रैगन बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ लेगा और सच में वैली के उन लाखों आइस पपेट्स में से हर एक को खत्म कर देगा। तुम्हारे आइस पपेट्स सच में पावरफुल है। तुम थर्ड फ्लोर पर राज करने के पूरी तरह काबिल हो, लेकिन तुम पास्ट बीते हुए कल में बहुत ज्यादा उलझी हुई हो। मेरे एक्सपीरियंसेस अनुभव भी कुछ कुछ तुम्हारे जैसे ही रहे। मैंने भी अपने प्यारों को अपने सामने मरते हुए देखा है। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई। तुम्हारे बच्चे के साथ जो हुआ वो सच में एक ट्रेजेडी, दुखद घटना थी, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए हरा सकता हूँ क्योंकि मेरी नजरें हमेशा आगे की तरफ रहती है। मैंने जिन्हें खोया है उन्होंने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ, लेकिन तुम अभी भी उनकी यादों में कैद हो। बेबीलोन, उस नाम को सुनते ही आइस फिनिक्स बुरी तरह कांप उठती है। उसकी आंखों का शौक गुस्से में बदल जाता है। वो कभी न मरने वाला पुराना खंडर। आइस फिनिक्स अपने पंख फड़फड़ाती है और एक भयानक तूफान खड़ा कर देती है। उसके शरीर का सारा माना उसके पंखों में भर जाता है। जैसे ही उसके पंखों की चमक अपने पीक चरम पर पहुंचती है, आइस फिनिक्स अपने पंखों को नीचे की तरफ जोर से झटकती है और माना का एक ऐसा भयानक तूफान छोड़ती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जहाँ भी पहुँचता है वहाँ की हवा भी जमकर सॉलिड हो जाती है और मैं जो रैपिड रिजनरेशन से पहले ही पूरी तरह रिकवर हो चुका हूँ, अपनी जिंदगी का सबसे पावरफुल वार करता हूँ। कॉमेट स्ट्राइक, व्हाइट स्काई, पियर्स जैसे अपने जबड़े से एक तारा फायर कर रहा हूँ और एक ऐसी भयानक गर्मी जो उस दुनिया को भी पिघला दे जिसे पूरी तरह से जमे हुए होना चाहिए था। एक तरफ पूरा स्पेस जम रहा है, दूसरी तरफ वे ग्लेशियर्स बर्फ के पहाड़ पिघलने लगते हैं जो 10,000 सालों से नहीं पिघले थे। बर्फ और आग आपस में टकराते हैं और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का जो धमाका होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है, बहुत पहले, जब डंजन पहली बार बना था तो वहाँ सिर्फ केओस, अराजकता था। पुराने जमाने में यहाँ लाए गए बीस्ट ने आपस में 5 फ्लोर्स बांटने के लिए खूंखार और खूनी जंग लड़ी। उस कभी न खत्म होने वाले कत्लेआम के अनगिनत सालों के बाद एक फिनिक्स का जन्म हुआ। सिर्फ अपनी ताकत के दम पर उसने सारी लड़ाइयों को खत्म कर दिया और इस 5 फ्लोर के डंजन के अंदर प्योर पीस, पूरी तरह शांति वाली एक जगह बनाई। एक टाइम था जब ये जगह पक्षियों के चहचहाने से गूंजती थी और जमीन के हर इंच पर गर्माहट खिली रहती थी। यहाँ तक कि बेबीलोन, जो फाइनल बॉसेस में से एक था, वो भी उसकी उस शांत दुनिया में रहने के लिए 3rd फ्लोर पे आ गया था। बाद में फिनिक्स ने अपनी रीबर्थ, पुनर्जन्म की पावर का यूज किया। समय समय पर दुनिया की नफरत को एब्जॉर्ब किया, खुद को आग के हवाले कर दिया और उस सारी नफरत को इस सेंचुरी, पवित्र जगह से दूर ले जाने के लिए राख से एक नए रूप में फिर से जन्म लिया। जब तक कि एक दिन फिनिक्स का एक बच्चा नहीं हुआ। उस बच्चे ने अपनी माँ की जिम्मेदारियां ले ली और डंजन के 3rd फ्लोर पे इस स्वर्ग को बनाए रखने में मदद करने लगा। लेकिन फिनिक्स और उसके बच्चे को जो नहीं पता था वो ये था कि नफरत और लालच को कभी भी पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सकता। डंजन का लॉर्ड लेवाइथन यहाँ के बीस्ट्स को इतनी आसानी से जीने की परमिशन नहीं दे सकता था। बीस्ट्स को बीस्ट्स ही रहना चाहिए, मारने, इवॉल्व होने और ठंडे पड़ने के उस कभी न खत्म होने वाले साइकिल चक्र में फंसे हुए। इसलिए लेवाइथन 3rd फ्लोर पर आया, फिनिक्स के बच्चे को मार डाला और 3rd फ्लोर के सारे बीस्ट्स की इंटेलिजेंस, सोचने समझने की ताकत छीन ली, उन्हें बिना दिमाग का बना दिया, जो किलिंग मशीन्स के अलावा और कुछ नहीं थे। फिनिक्स को अभी भी याद है कि उसके बच्चे ने अपने आखिरी पलों में क्या कहा था। कितना अच्छा होता अगर ये शांति हमेशा के लिए बनी रहती। काश हम इस डंजन के श्राप को तोड़ पाते। बेबीलोन, तुम लेवाइथन के बराबर इस डंजन के एक लॉर्ड हो। तुम चुपचाप खड़े कैसे देखते रहे और लेवाइथन को यहाँ मेरी बनाई हुई हर चीज तबाह कैसे करने दी? उस सवाल का सामना करते हुए बेबीलोन का जवाब सिर्फ 3 शब्दों का होता है, मैंने कोशिश की थी। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई। मरती हुई आइस फिनिक्स का सामना करते हुए मेरी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाता है और उसकी जगह वो दया ले लेती है, जिसे मैंने अपने अंदर बहुत गहराई में दबा रखा था। अपने आखिरी पलों में आइस फिनिक्स अपनी नजरें मुझ पर टिका देती है। मैं बस यही चाहती थी कि चीजें वैसी ही रहे जैसी वे पहले थी, सब लोग शांति से रहें इस दुनिया में और कोई कत्लेआम ना हो। लेकिन तुमने जो किया है वो मारने से भी ज्यादा क्रूर, निर्मम है। मैंने इस दुनिया को वैसा बनने से रोक दिया जैसा लेवाइथन चाहता था। मैं बस 3rd फ्लोर की शांति को बचाना चाहती थी और उस श्राप को तोड़ना चाहती थी जो बीस्ट्स को इस डंजन से बांधता है। लेकिन तुमने जो किया है वो बिल्कुल वही है जो लेवाइथन चाहता है। तुम खुद वही बीस्ट बन गए हो जिसकी लेवाइथन को चाहत है। आइस फिनिक्स अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन वो अभी मरी नहीं है।
है। वो बस इन आखिरी पलों में और कुछ नहीं कहना चाहती। मैं आइस फिनिक्स को घूरता हूँ और सोच में डूब जाता हूँ जब तक कि आइस फिनिक्स फाइनली अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेती। मैं एक शब्द भी नहीं कहता। मैं तुम्हारे लिए वो शाप तोड़ दूंगा। वे शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे क्योंकि वे सच नहीं है। भले ही मैं किसी दिन लेवाइथन को मार दूं और इस डंजन से बाहर निकल जाऊं, कोई और बीस्ट उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी तरह महान नहीं बन सकता। इतने बड़े सपने सिर्फ इल्यूजन्स, भ्रम होते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे दूर जाना बंद कर दे। आखिर में मैं वही बोलता हूँ जो सच में मेरे दिल में है। मुझे नहीं पता कि यह मेरा इमेजिनेशन वहम है या नहीं, लेकिन जैसे ही वे शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, आइस फिनिक्स के बेजान चेहरे पर मौजूद वो आखिरी पछतावा मिटता हुआ सा लगता है और उसकी जगह एक बहुत ही हल्की सी शांति ले लेती है। एक हल्की सी आवाज के साथ आइस फिनिक्स का शरीर पूरी तरह से टूटकर बिखरी हुई बर्फ के एक मैदान में बदल जाता है। नोटिफिकेशन, लेवल बढ़कर लेवल 17 हो गया। मैन क्वेस्ट पूरा हुआ, 80 अनलॉक पॉइंट्स मिल गए। आइस फिनिक्स की मौत के साथ ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और टेम्परेचर साफ तौर पर बढ़ जाता है। मैं अपनी नजरें घुमाता हूँ और पास ही एक कोने में मुझे वो बर्फ का अंडा दिखाई देता है जिसमें कैटकल। उसकी प्रेजेंस बहुत हल्की है लेकिन वो जिंदा है। मैं फाइनली खुद को सांस लेने देता हूँ। जैसे ही मैं कैटकल को आजाद करने के लिए उस बर्फ के अंडे की तरफ बढ़ता हूँ, आइस फिनिक्स के बचे हुए टुकड़ों के बीच अचानक कुछ हिलता है। मलबे से कुछ लुढ़कता हुआ बाहर आता है। क्यूरियस, उत्सुक होकर मैं पास जाता हूँ और उसे उठा लेता हूँ। ये पकड़ने में जेड एक तरह का कीमती पत्थर की तरह स्मूथ और गर्म लगता है और ये अंडे के साइज का बर्फ का एक गोला निकलता है जो हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा है। रुको, क्या ये एक डिवाइन बॉक्स, दिव्य बक्सा नहीं है? तुम्हारी तो लॉटरी लग गई छोटे बच्चे। ये एक ऐसा खजाना है जो लेवल 150 से ऊपर के किसी बीस्ट के मरने पर सिर्फ 1000 में से एक बार ही मिलता है।